नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी खींचतान है, लड़ाई है, या ये कहा जाए कि नेताओं को बर्फ़ में कैसे लगाया जाए, कहाँ पर किसको ढक्कन किया जाए, इस मामले में मैं आपको अभी प्रोफेसर अभय दुबे, जो जाने माने पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, उनके साथ आपसे रूबरू हूँगा और वो उनसे हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहाँ जा रही है और किस तरह से चल रही है। थैंक यू अभय भाई, काफ़ी दिनों के बाद आप दिखाई दे रहे हो मेरे को सीधे इंडिपेंडेंट 4 PM चैनल पर। तो मैं सोचा कि आपकी बात को रिकॉर्ड करूं और फिर मैं जनता को दिखाऊं आपका एनालिसिस। साथ में मैं भी अपनी कोई बात कहना चाहूँगा तो कहूँगा। नमस्ते, मैं हूं अभय कुमार दुबे। 4 PM के देश की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर विचार करेंगे जिसका सीधा ताल्लुक देश के लोकतंत्र और उसकी क्वालिटी से है। देश की सबसे बड़ी पार्टी से है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और इसी के साथ साथ देश की पूरी जो राजनीतिक प्रणाली है, इसका सीधा संबंध देश की पार्टी प्रणाली से है, उससे उसका ताल्लुक है। पार्टी सिस्टम हमारे देश में क्या है, कैसा है, इसको समझकर ही हम जान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस वक्त देश में कैसी है और वो किस तरह चल रही है और किस तरह चलना चाहती है, और उस पार्टी के सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी उसे किस तरीके से चलाना चाहते हैं। अभी 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, और इन तीनों चुनावों को भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। इसके बाद फिर इसमें मुख्यमंत्रियों का फैसला हुआ, उप मुख्यमंत्रियों का फैसला हुआ और विधानसभा अध्यक्षों का फैसला हुआ। देखा जाए तो 12 बड़े पद नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में भाजपा के आला कमान ने चुने, और उन्होंने कई बार लोगों को चकित किया। और कुछ ऐसे चुनाव भी थे जिसमें एक तरह का अंदाज था, वो अंदाज कमोबेश सही भी साबित हुआ। बहरहाल अब स्थिति ये है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास कम से कम 5 ऐसे बड़े नेता हैं जिनके भविष्य का फैसला करना उसके लिए जरूरी है। उसमें एक है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, दूसरे हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और तीसरे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी 2 कौन हैं? इस सवाल पे मैं आप लोगों को चकित करना पसंद करूंगा। केवल मोदी जी ही चकित नहीं करते, मैं भी चकित करूंगा। और मेरा इन 2 नामों को लेने के पीछे एक खास तरह का मकसद है। मैं दिखाना चाहता हूं कि न केवल आज की भाजपा कैसी है और भविष्य की भारतीय जनता पार्टी कैसे होने वाली है। इनमें से एक नाम है मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और दूसरे हैं केंद्र की सरकार में बहुत ही बेहतरीन काम करने वाले, अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के लिए काफी मशहूर नितिन गडकरी। तो आज की चर्चा का विषय यही है कि इन 5 का क्या होगा और इन 5 के बिना भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप क्या होगा। आप सबसे पहले आइए शिवराज सिंह चौहान पर आइए। आपको ध्यान होगा कि जो नई शताब्दी का जो पहला दशक था, उस पहले दशक में शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी दोनों ही संगठन से निकालकर भाजपा के तत्कालीन आला कमान द्वारा सत्ता तक पहुंचाए गए थे। नरेंद्र मोदी गुजरात में पहुंचाए गए थे और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में पहुंचाए गए थे। उस वक्त ना मोदी ने सोचा होगा, ना शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा ने सोचा होगा कि वो उनका आखिरकार आशय क्या होगा। मोदी आज देश की सर्वोच्च ताकत है और उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर मुड़ के नहीं देखा है। और शिवराज सिंह चौहान 18 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने के बाद में अब राजनीतिक बियाबान में खड़े हुए हैं। उन्हें नहीं पता है कि उनका भविष्य क्या होगा।
अब जरा समझने की जरूरत है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान की राजनीति को समाप्त क्यों किया। आपको ध्यान होगा कि जिस समय लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी हस्ती थे, आडवाणी के हाथ में पूरी तरह भाजपा का संगठन था, उस समय एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल के बारे में, तो आडवाणी ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन साथ में ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक वाक्य था, जिस वाक्य के बाद से नरेंद्र मोदी ने समझ लिया कि उनकी प्रगति में अगर और कोई मुख्यमंत्री उनका प्रतियोगी बन सकता है तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान। मुझे लगता है उसी दिन से उन्होंने ठान लिया था कि वो शिवराज सिंह चौहान की राजनीति को पनपने नहीं देंगे। जब 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उस वक्त शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जाहिर है कि मोदी उन्हें सीधे सीधे नहीं हटा सकते थे। 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के हाथों शिवराज सिंह चौहान पराजित हो गए। भाजपा को कम वोट नहीं मिले थे। अगर वोटों के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से आधा फीसदी वोट ज्यादा प्राप्त हुए थे, लेकिन कांग्रेस की सीटें पूरे बहुमत की तो नहीं थी, पूरे बहुमत से थोड़ी सी कम थी, लेकिन वो भाजपा से ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने सरकार बना ली। लेकिन शिवराज सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार पूरे मध्य प्रदेश में राजनीति करते रहे। वो हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे, उन्होंने विपक्षी नेता की भूमिका निभाना जारी रखा। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो दिल्ली नहीं गए। उन्होंने देखा भी नहीं कि भाजपा के केंद्रीय दफ्तर में उनका दफ्तर कौन सा है। वो मध्य प्रदेश की राजनीति में ही सक्रिय रहे। और जब भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन कमल चलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा और उसके बाद जब नई सरकार बनाने की नौबत आई, तब केंद्रीय आला कमान के सामने और कोई चारा नहीं था। उन्होंने एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को चुना मुख्यमंत्री पद के लिए। ये शिवराज सिंह चौहान की एक बहुत बड़ी सफलता थी। अगर आप इसका मुकाबला उन दो मुख्यमंत्रियों से करें जो कि 2018 में कांग्रेस के हाथों पराजित हुए थे, एक थे उसमें छत्तीसगढ़ के रमन सिंह और दूसरी थी राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया। ये दोनों पराजय के बाद हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। रमन सिंह केवल एक ही काम करते थे, वो आके केंद्रीय अपने प्रदेश के दफ्तर में बैठ जाते थे, और वसुंधरा राजे सिंधिया बिल्कुल राजनीति में दिखाई देनी ही बंद हो गई। इन दोनों ने विपक्ष के नेता की भूमिका निभानी ही बंद कर दी। तो एक तरह से मोदी के लिए ये आसान हो गया कि वो इन दोनों की राजनीति को खत्म करें, और उनके पास एक मजबूत तर्क विकसित होता चला गया कि इन दोनों ने चूंकि विपक्ष के नेता की भूमिका नहीं निभाई है और भारतीय जनता पार्टी की जो सांगठनिक जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने में ये काफी कमजोर साबित हुए हैं, और ये केवल सत्ता चाहते हैं। चाहते अगर या तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर ये निष्क्रिय रहेंगे। तो इस तर्क के आधार पर मोदी ने लगभग ये तय कर लिया कि इन दोनों को अब राजनीति में आगे कोई तरजीह नहीं देनी है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी कि वो शिवराज सिंह चौहान से कैसे छुटकारा प्राप्त करें। वो वक्त का इंतजार करते रहे, और फिर जब 2023 का विधानसभा चुनाव आया तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतेगी तो आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। जबकि शिवराज सिंह चौहान लगभग एक वर्ष से हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हुए अपनी उपलब्धियों का, अपनी योजनाओं का, अपनी शख्सियत का मध्य प्रदेश में मीडिया के जरिए भरपूर प्रचार कर रहे थे। उनकी लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में लोकप्रिय हो रही थी, और वो किसी भी रेटिंग एजेंसी का सर्वे देखा जाए वो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे। इसके बावजूद मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। फिर चुनाव हुआ और वोट पड़े, और भारतीय जनता पार्टी ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश में जबरदस्त चुनावी जीत हासिल की। इसके बाद में मीडिया में एक कयास शुरू हो गया। लोगों को लगने लगा कि भले ही रमन सिंह को मुख्यमंत्री पद ना मिले, भले ही वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री पद ना मिले, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के पास एक आउटसाइड चांस है, एक छीण की संभावना है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि लोगों का यह भी मानना था कि ये ज्यादा से ज्यादा एक आउटसाइड चांस ही है, और नरेंद्र मोदी ने लोगों की बात को सही साबित किया और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, और मीडिया लगातार इस बात पर विचार कर रहा है, कि
अगर शिवराज सिंह चौहान का होगा क्या, क्योंकि उन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों को लगातार जारी रखे, छिंदवाड़ा घूमे आए, का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने उन सीटों का दौरा कर लिया है जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो 2023 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब उनका संघर्ष कराएंगे, और ये उनका अगला लक्ष्य है। एक ऐसे नेता से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए? अब मीडिया में तरह तरह के कयास हैं कि जगत प्रकाश नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है, इसलिए उनकी जगह पर हो सकता है शिवराज सिंह चौहान को लाया जाए। हो सकता है शिवराज सिंह चौहान को केंद्र सरकार में एक प्रमुख मंत्री का पद दिया जाए, और हो सकता है कि उन्हें और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन जैसी की परिस्थिति है, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को धीरे धीरे करके पूरी तरीके से ढक्कन किया जाएगा और उन्हें राजनीतिक बयान में फेंका जाएगा। अब आइए बाकी दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के ऊपर। वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना पत्ता उसी समय काट लिया था जब 2014 में Cappuccino and butter cookies? Sure. काट लिया था जब 2014 में उन्होंने, जिस वक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल बन रहा था, राजस्थान के सांसदों के साथ में वो उनको साथ में लेकर वो कोक भवन में बैठ गई थी, क्योंकि उनका मानना ये था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान को उपयुक्त जगह, उपयुक्त हिस्सा नहीं मिल रहा। उसी वक्त मोदी ने तय कर लिया था कि इनके साथ उन्हें राजनीति नहीं करनी है, लेकिन चूंकि राजस्थान की राजनीति में उनका एक बड़ा कद था, इसलिए उनको इस तरीके से हटाया भी नहीं जा सकता था। रमन सिंह को हटाना उनके लिए आसान था, और वो एक तरह से मौके का इंतजार भी कर रहे थे। और बाद में जब छत्तीसगढ़ में भाजपा ने चुनाव जीता, तो रमन सिंह ने एक इस तरह का पैंतरा लिया जिससे मोदी को लगा कि ये ज्यादा हानिकारक साबित नहीं होने वाले हैं, इसलिए इनको हटाने की कवायद करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री तो उन्हें नहीं बनाना था, लेकिन उन्होंने रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। वसुंधरा राजे आखिर तक उनके साथ में सौदेबाजी करती रही, और अब स्थिति यह है कि वसुंधरा राजे को नहीं पता है कि उनके बेटे का पुनर्वास कैसे होगा और उनका राजनीति में पुनर्वास कैसे होगा। मोदी जी की याददाश्त इस मामले में बहुत तेज है। जो उनका विरोध करता है वो उसके चेहरे को और उसके इस विरोध को हमेशा हमेशा याद रखते हैं। देखिए, मोदी जी ऐसे किसी भी नेता को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है जो कि उनके द्वारा, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की बात 100% माने, वो जैसे कहें उस तरीके से चले, और राज्य के प्रशासन को पीएमओ द्वारा चलाने की इजाजत भी दे, उसके अंदर भी हस्तक्षेप न करे, और किसी भी तरह की स्वायत्तता या किसी भी तरह की प्रादेशिक संप्रभुता का कोई दावा न करे। मोदी जी ऐसे नेता को चाहते हैं। कर्नाटक के येदियुरप्पा भी ऐसे ही नेता थे जो मोदी जी को कभी खास पसंद नहीं आए। 2013 में आपको ध्यान होगा, जब कर्नाटक में चुनाव हुए और मोदी जी उस वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, मोदी जी कर्नाटक का प्रचार करने के लिए गए थे, और वहां सिद्धरमैया की कांग्रेस ने येदियुरप्पा की भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर दिया था। उस वक्त येदियुरप्पा ने भाजपा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, वो भाजपा छोड़कर चले गए थे, उन्होंने पार्टी बना ली थी। इस चक्कर में लिंगायतों के वोट भाजपा को पूरी तरह नहीं मिले और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। एक तरह से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की शुरुआती प्रतिष्ठा के लिहाज से ये एक झटका था। मोदी जी इस बात को कभी नहीं भूल पाए, इसलिए इस बार के चुनाव के ठीक पहले, कर्नाटक चुनाव के ठीक पहले, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि येदियुरप्पा को अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को चुनना होगा। और जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, तब येदियुरप्पा के बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया गया, और येदियुरप्पा की राजनीति तकरीबन बिना कहे हुए समाप्त घोषित कर दी गई। अब आप आइए उन दो केंद्रीय हस्तियों के ऊपर जिनका जिक्र मैंने आपको चौंकाने के लिए किया था। ये दोनों केंद्रीय हस्तियां हैं राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने के जितने भी नेता थे, जिनका अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया, जो प्रदेशों की बड़ी हस्ती थे, वो अब लगभग अपनी राजनीति के अंतिम दौर को भी पार कर चुके हैं, या उनकी राजनीति अब बची ही नहीं है।
दो ऐसे नेता हैं जो केंद्रीय राजनीति में हैं, वो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि गृह मंत्री भी रह चुके हैं, और नितिन गडकरी। अब धीरे धीरे करके मेरा मानना यह है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं, जिन दो नेताओं से अपना पिंड छुड़ाना चाहेंगे वो ये दो नेता हैं, क्योंकि इसके बाद में अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की भाजपा का कोई भी नेता रह नहीं जाएगा, और नरेंद्र मोदी अपने मन की भारतीय जनता पार्टी बनाने में पूरी तरीके से कामयाब हो जाएंगे। आखिरकार उनके मन की भारतीय जनता पार्टी कैसी होगी? उनके मन की भारतीय जनता पार्टी ऐसी होगी जिसके अंदर नीचे से ऊपर तक जबरदस्त किस्म का केंद्रीकरण होगा, एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन होगा, एक पूरी भारतीय जनता पार्टी पिरामिड की तरह होगी। शीर्ष पर मोदी और शाह की जोड़ी होगी, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक अध्यक्ष, आज जगत प्रकाश नड्डा है, कल कोई और हो सकता है, शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं और कोई हो सकता है, वो बैठे होंगे और ऊपर से आदेश आएंगे। ये पूरा कारपोरेट सिस्टम है, ऊपर से आदेश आएंगे और नीचे तक सबको मानना पड़ेगा। उन्होंने मामूली से कार्यकर्ताओं के, एक बार के विधायक को, इन सबको, चाहे वो भूपेंद्र पटेल हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे वो मोहन यादव हो, चाहे भजनलाल शर्मा हो, इनको मुख्यमंत्री बनाकर ये साबित कर दिया है कि वो किसी को भी, जिसको मन आएंगे उसको उठाकर शीर्ष पद पर बैठा सकते हैं। इस तरह के पार्टी संगठन का एक फायदा है और एक नुकसान। फायदा ये है कि पार्टी में इससे ऊपर से नीचे तक एक संदेश जाता है, और वो संदेश ये है कि मैं अपने एक मित्र पत्रकार की भाषा का इस्तेमाल करूंगा, वो कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी में किसी को किसी की गणेश परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी। सबको लगता है कि आला कमान की नजर उनके ऊपर है। अगर वो संगठन में मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी उन्हें उसका पुरस्कार मिल सकता है। तो एक तो यह है कि किसी की गणेश परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी, ठकुर स्वाति नहीं करनी पड़ेगी, किसी नेता का कोई खास चमचा बनने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक नकारात्मक पहलू भी है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है और उसे अपनी क्षमताओं के ऊपर भरोसा है, वो समझता है कि उसके पास एक राजनीतिक हस्ती है, और वो अपनी शख्सियत को किसी बड़े पद के माकूल काबिल मानता है, तो उसका मन होता है कि किसी बड़े पद की वो दावेदारी करे, जो कि लोकतांत्रिक अधिकार है किसी भी पार्टी की दावेदारी करने का। लेकिन अब ऐसी दावेदारी करने वाले नेता को लगेगा कि उसके नंबर कट जाएंगे। जो व्यक्ति ये दावेदारी करेगा आला कमान के सामने कि उसे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, उसे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, या उसको केंद्र में उसकी हैसियत केंद्र में मंत्री बनने की है, और वो राज्य मंत्री नहीं बल्कि वो तो कैबिनेट रैंक का मंत्री बनना चाहता है, ये अधिकार का दावा करना अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े छोटे मझोले किसी भी कार्यकर्ता को भूल जाना चाहिए, क्योंकि इस कारपोरेट मॉडल में इस प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं। सबको केवल एक ही नाम जपना है, मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, 4 PM के मंच पर भी मैंने कहा है, हिंदुस्तान भगवानों का देश है, तरह तरह के देवताओं का, ईश्वरों का देश है, और इनके बीच में आपसी प्रतियोगिता भी होती रहती है। वेदों से लेकर पुराणों तक उस प्रतियोगिता की तमाम दिलचस्प कहानियां दर्ज हैं। लेकिन ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक देवता है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जो उस देवता की बात नहीं मानता है, या उस देवता को तंग करने के लिए कोई मांग करता है, या उस देवता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मुंह खोलता है, या कोई गतिविधि करता है, या कोई पेशबंदी करता है, ऐसे नेता का भस्म होना लाजमी है। इसलिए भाजपा में आप सब लोगों को तैयार होना चाहिए। वो नई भाजपा पूरी तरीके से बन चुकी है जो नरेंद्र मोदी बनाना चाहते थे। वो 2014 से 2019 तक नहीं बना पाए, लेकिन 2019 से 2024 के चुनाव के ठीक पहले वो इस तरह की भाजपा बना चुके हैं। इसमें सारे चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े जाने हैं, सारी नीतियां नरेंद्र मोदी की होंगी, सारी गारंटियां नरेंद्र मोदी की होंगी, सबको नरेंद्र मोदी का ही नाम जपना पड़ेगा। और मोदी जी इस बात को खुद अपने मुंह से कहते हैं। जब इन तीनों चुनावों का विजय समारोह भाजपा के केंद्रीय दफ्तर में हुआ तो उन्होंने अपने भाषण में खुद कहा, जब सारी गारंटियां खत्म होती हैं तो मोदी की गारंटी शुरू होती है। वो अपने नाम से, अपने मुंह से ही अपनी तारीफ इस बारे में करते हैं। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस में एक केंद्रीकरण का मॉडल बनाया था, वो भी एक पिरामिड वाला मॉडल था, लेकिन मोदी ने भाजपा के अंदर
जो केंद्रीकरण का मॉडल तैयार किया है वो इंदिरा गांधी के केंद्रीकरण के मॉडल से कहीं ज्यादा बड़ा है और विकराल मॉडल है। लेकिन इंदिरा गांधी के अब मॉडल ये से कहना, आज कांग्रेस का क्या हाल है विरोधाभास हो जाएगा कि और भाजपा इनके कार्यकर्ताओं मॉडल से की क्या हाल होगा ये भी कहना आपको कहना बताना ही पड़ेगा। नहीं है कि भाजपा ऐसे कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिन्हें कोई मांग करने का अधिकार नहीं है, जो लगातार मनी ये मनाते रहेंगे कि कब आला कमान की कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी और कब उन्हें पद मिलेगा। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। थैंक यू अगर ये अभय भाई, कार्यक्रम बहुत पसंद आया, अच्छा तो कार्यक्रम देश के पेश बाद के किया आपने। कार्यक्रम को कल भी देखिए और प्रतीक्षा कीजिए। एक बार फिर हम लोगों की मुलाकात कल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।